325। इसमें कल एक तो जो ये 2 नंबर पॉइंट है, पशु पक्षी और कीड़ों पर मानवता का अत्याचार। यदि एक एकजुट मानवता पक्षी और जानवर और कीट पर अत्याचार करती है, तो निम्नतर सृष्टि के दर्द, घृणा और भय के वातावरण का उच्छ्वास ऊपरी सृष्टि की पवित्रता को संक्रमित और दूषित करेगा। कर्म का नियम कठोर है, और जो कुछ भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव आप पर इस जीवन में या किसी अन्य में होगा। तो जो इनकी परीक्षण की विधियां हैं, जो पशुओं के ऊपर जितने परीक्षण किए जाते हैं, उनको प्रताड़ना करी जाती है, ये जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर, प्लस पशुओं के ऊपर जो तकलीफ ये मनुष्य जाति ढा रही है, इसमें ये कह रहे हैं भी इस कर्म का नियम कठोर है। जो कुछ भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव आप पर इस जीवन में या किसी अन्य में ये निश्चित होगा। और निम्नतर सृष्टि से दर्द, घृणा और भय का वातावरण तो आपके लिए उठता ही रहेगा। तो यदि उनकी आवाज होती, तो हमारे प्रति उनका जो भाव है वो कभी अच्छा कैसे हो सकता है, जब हम उनके साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं कर रहे। इस संबंध में कृष्ण प्रेम जो बात कहते हैं, वो और मैं आपसे शेयर कर देता हूं क्योंकि यो तो हम पढ़ चुके थे कल इसको। कृष्ण प्रेम देखिए इसके विषय में क्या कहते हैं, और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अपनी जो पुस्तक है कृष्ण प्रेम की, हिंदी में उसका पेज है 221। तुम्हारे गत पत्र में जो कविता के साथ था, ये दिलीप कुमार रॉय को बोल रहे हैं। तुमने पूछा कि मैंने होम्योपैथी के संबंध में क्या कहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पष्टतः बिल्कुल भी कुछ याद है, और जो भी हो, इस पद्धति के संबंध में इतना नहीं जानता कि अधिक कुछ कह सकूं। परंतु मुझे जो अवश्य ही महसूस होता है वह यह है कि परंपरागत एलोपैथी पद्धति, क्या ऐसा कहें, आसुरी है। परंपरागत जो एलोपैथी पद्धति है वो आसुरी है। सबसे पहले तो पशुओं पर किए जा रहे परीक्षणों को इसमें से नहीं हटाया जा सकता। वे इसका अभिन्न अंग हैं, जिन्हें भले कितना ही उचित क्यों न ठहराया जाए, पर अवश्यंभावी रूप से उनका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। ये तो एलोपैथी के संबंध में कह रहे हैं। हम तो खैर जो चिकित्सा जगत के अंदर जो उनके ऊपर प्रताड़ना करी जा रही है, यदि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ये एक्चुअल में किस तरीके से उनको तकलीफ में रखते हैं। जो वैक्सीन्स तैयार होते हैं, उनके लिए उनको किस तरीके की यातनाएं दी जाती है, मतलब ये कल्पनातीत है, ये अमानवीय है। हम मानवीय बता रहे हैं, पर और कितनी विशेष बात है कि भारतीय संस्कृति ने कभी इस तरीके की कोई चीज नहीं करी, और फिर भी इतनी उन्नत चिकित्सा पद्धति है। तो आप ये तुरंत देख सकते हैं कि किस तरीके का विजन है, किस तरीके की बात है, चीजों को लेके अप्रोच क्या है। पर यह भी अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कॉम्प्रीहेंड कर पाना। तो इसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। दूसरे, अब इसे अधिकाधिक सांख्यिकी अर्थात केवल गणना आधारित बनाया जा रहा है। मतलब इतने लोग ठीक हो गए भाई, आप जो है कोई भी केस स्टडी के अंदर, मैंने 5,000 के ऊपर इसको अप्लाई किया। पिछले दिनों जो कोरोना का टीका निकला, उसमें आपकी सक्सेस रेट कितनी है। अब तो खैर ये इतने उनके ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड हैं कि इधर एक तो आपके कोई आयुर्वेद की निकल रही है, उनकी केस स्टडी ज्यादा है, उनकी सक्सेस रेट आपसे ज्यादा है, और फिर भी WHO कह देगा नहीं नहीं, इसको हम आयुर्वेद को नहीं मानते, इसको प्रामाणिकता नहीं देंगे। अब इसके अंदर तो सांख्यिकी भी नहीं रही। ये तो जो है प्योर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, और हमने सारों ने देखा है ये, और हम उससे कोई अलग चले नहीं गए अभी। अब इसे अधिकाधिक सांख्यिकी अर्थात केवल गणना आधारित बनाया जा रहा है, जो कि मुझे मूलतः ही एक गलत दृष्टिकोण लगता है। मतलब कितने केसेस में ये किस तरीके से काम करती है, ये कर क्या रही है।
वो कोई चर्चा ही नहीं है। तीसरे, इसके उपचार या दवाइयां उग्र अथवा हिंसक हैं। हिंसक को इन्होंने स्ट्रेस दिया, और अंततः हिंसा कभी भी लाभदायक नहीं होती। निश्चय ही वर्तमान में यह सर्वाधिक विकसित पद्धति है और इसीलिए सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोगी है। परंतु वह तो इसलिए है क्योंकि वर्तमान प्रचलन उसके पक्ष में है। हालांकि अब धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स इतने आने शुरू हो गए, एटलीस्ट कम से कम लोग ये समझना शुरू हो गए, क्योंकि ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, अब कैंसर है या और कई चीजें हैं, ये तो कहते हैं अभी हमारे पास तो है नहीं कुछ, हम तो इसका नहीं कर सकते। और दूसरे, यदि इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं, इसमें भाई आयुर्वेद के अंदर क्योंकि व्यापारीकरण आ गया, क्योंकि कॉमर्शियल स्पिरिट आ गई, इसलिए उसमें जो होनी चाहिए वो चीज, जबकि एलोपैथी तो उसका बहुत छोटा रूप है, ये उसको सारा जवाब तो उसके पास होना चाहिए, पर वो चीज आने के कारण उसने सारी चीज को नष्ट कर दिया। न आपको चिकित्सक मिलता, क्योंकि वो उसी रोग से खुद पीड़ित है जिससे जो एलोपैथ है वो है। घटक आपको सही मिलते नहीं, घटक कहां से लेके आओ, सही आपको मिलती नहीं। तो इसलिए व्यक्ति ये कहता है मेरे को आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है, ठीक कहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है सच। परंतु वह तो इसलिए है क्योंकि वर्तमान प्रचलन उसके पक्ष में है और सर्वोत्तम मस्तिष्कों ने इसे अपनाया है। वर्तमान में गैर परंपरागत पद्धतियों को बहाव के विरुद्ध और इसी कारण निम्नतर संसाधनों के साथ काम करना पड़ रहा है, परंतु इससे वे अपनी संभावित अधिक प्रभावशालीता से रिक्त नहीं हो जाती और कुछ मामलों में तो वे वास्तव में ही अधिक कारगर हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितने इसके खिलाफ है, ये तो इसको आसुरी बता रहे हैं। ये तरीका, ये अप्रोच ही अपने आप के अंदर आसुरी है। और ये अप्रोच कहां से आता है? अभी जिस तरीके का आपका देखने का तरीका होगा, दृष्टिकोण होगा, आपका चीजों को लेके अप्रोच उसी तरीके का होगा। ये बात कितनी भी करो, ये हमको डीप डाउन समझ नहीं आती। इसी तरीके की चीजें क्यों नहीं भारत ने पैदा कर दी, और वो आज भी वो सारे फॉर्मूले अक्षुण्य हैं। कितनी वैरायटी, कितनी चीज, और वो एज इट इज आज भी वैसे के वैसे कारगर और प्रभावी हैं। सोचिए, इनके अंदर तो इनके फॉर्मूले, आप एक कोई ये ठीक करते नहीं रोग को, आप ये देखिए कि ये रोग को ठीक भी तो नहीं कर रहे। वो तो इतनी आपने लेनी शुरू कर दी, उसके बाद में आपको इतनी बढ़ाता जाना पड़ेगा। ये ठीक थोड़ी कर रहा है कोई, वहां जो है आपको बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो इसलिए अब ये अगर ध्यान से हम देखें, आप बीपी की लेना शुरू करो, कुछ समय बाद के अंदर वो कभी जी इससे थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ेगी। शुगर की लोगे तो उसकी पोटेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। फिर कह देंगे ये वाली काम में नहीं आ रही, अब तो इसके अंदर, अब तो ये गोलियां तो नहीं काम करेगी, अब आपको डायरेक्टली इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके अंदर भी हमने ज्यादा से ज्यादा ये कर लिया, अब आप इसके डबल शॉट ले लिया करो, आप इसका ये कर लिया करो। तो ये पद्धति जो है, अब अपन दोबारा अपने इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई बात, ये रविकांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? हेलो, आवाज मेरे को आ नहीं रही, शब्या जी। हाँ ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक तो भाई मनुष्य जाति जो कीड़ों के ऊपर और इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, इस विषय में भी क्या कारण है? जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, आप इसको इससे अलग कर ही नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि जो वर्तमान एलोपैथी की जिस तरीके की पद्धति है, या वर्तमान क्या एलोपैथी जो है, उसको आप जानवरों के ऊपर जो परीक्षण किए जा रहे हैं उससे अलग नहीं किया जा सकता। उनके पास और कोई दूसरा तरीका एक है और नहीं।
अल्टरनेटिव भी तो नहीं है भैया। किसका? आयुर्वेद के दवा का भी वही देखते हैं, यूज करने पर हम अपने बॉडी पर तो वही पा रहे हैं। अब उसमें हमारा मेंटल। हाँ, क्या बोल रहे हैं शब्या जी? हेलो, आपका माइक बंद। जानते हुए भी कि हमको रोग ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तो बाध्य हो जाते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर बढ़ जाता है। हाँ, तो जैसे बीपी का दवा आयुर्वेद नहीं में सारी खाते, चीज है। तो ये तो आयुर्वेद हम के अंदर, जानते हैं कि नहीं, तो इससे अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं शब्या जी, हाँ। आयुर्वेद के अंदर सारी की सारी चीज है। पर आपको कोई चीज जो दी जाती है, पहले बात तो घटक का हमको विश्वास नहीं है। उसके अंदर जो घटक है उसका हमको पता नहीं। दूसरे, आपको जो फॉर्मूला दिया जा रहा है वो आपको सूट करे या नहीं करे, ये तो वैद्य की समझदारी के ऊपर है। हम्म। वैद्य यदि समझदार है और घटक उसको सही मिल रहा है तो आयुर्वेद अचूक है। अब भी अचूक है और वो आपको सही करता है। भाई कोई भी लेकिन आप एक कोई रोग मिलते ले भी लीजिए। नहीं है वैसे वैद ना, है जी। वैसा वैद मिलता ही नहीं है हाँ, तो वो तो जो माँ कब सही। कब से कह रही थी कि जो हम्म। ये उपयोगितावाद है और स्पेशली ये कॉमर्शियलिज्म है, ये इतना भीतर तक प्रवेश कर गया कि डॉक्टर आपको साफ साफ कहता है कि भी देखो ऐसा है कि हम्म। मेरे को पता है मैं आपको ये दवाइयां दे रहा हूं, इसमें स्टेरॉइड भी है, इसमें ये भी है। और वो दूसरा कहता हम वैद्य के पास जाएंगे। तो वो ये आपसे साफ साफ कह रहा है, अभी देखो ऐसा है कि मैं तो आपको कंट्रोल्ड तरीके से, मेरे को पता है मैं आपको केमिकल दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ। वैद्य तो आपको वो आपकी पुड़िया में मिला के दे देगा और उसको ये भी पता नहीं कि आपके शरीर में कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए हाँ, अपने मेन रिजल्ट पाने यही के होता है लिए। अभी। तो ये चीज यदि वो करता है तो इसमें समस्या वैद्य की या आयुर्वेद की नहीं है। ये समस्या तो इसके अंदर जो कॉमर्शियल मेंटेलिटी आ गई, वो किसी भी चीज को दूषित वही कर सकती है। वही अभी समाज का मेन प्रॉब्लम है। हाँ, पर इसके लिए कोई अपने को विकल्प या कोई सामने ला के चीज या इस विषय में चिंतन तो करना पड़ेगा। भाई ये समस्या यदि हम पोज करते हैं तो इसका विकल्प क्या है, इसको फंडामेंटली पहले तो समझें और फिर बाद में इसके लिए एकजुट हों। पहले समझें तो सही समस्या को कि समस्या यहां है। बताइए, इसको हम विकास कह रहे हैं, हमको प्रॉपर मेडिसिन, उसके घटक उपलब्ध नहीं है, ये विकास हो गया हमारा। ये विकास कैसे हो सकता है कि आपको शुद्ध चीज उपलब्ध नहीं है? तो ये विकसित अवस्था कैसे हो सकती है? ये बेसिक बात समझ नहीं आ रही। यूं आप अमेजोन से कोई भी चीज तुरंत में खरीद सकते हो, पर आप वास्तव में कोई चीज हो वो तो है नहीं। तो एक्चुअल में उपलब्धता है भी या नहीं है, ये प्रश्न हम हम्म। करते ही नहीं। ये समस्या है ना। यूं आप तुरंत कोई भी फार्मेसी आपको ऑनलाइन सारी अंग्रेजी दवाइयां या ये भेज देंगी, आप कहें उतनी भेज देंगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर धीरे धीरे जब आप इसको एनालाइज करेंगे आप ये पाएंगे ये कोलाहल ज्यादा है, इसमें वास्तव में कोई सच्ची चीज है ही नहीं। ये विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और इसका मूल कारण कोई चीजें या ये नहीं है, हमारी मेंटेलिटी है इसकी मेन मेन जो बात है। अब इसमें ये बात करने के बावजूद भी हम में से कौन सा है जो एक्चुअल में इसके लिए एक कदम भी उठाएगा, या जो ये संकल्प भी लेता है नहीं इसमें पीड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कदम उठाने की बात है, इसमें विकल्प सामने लाने की बात है। ठीक है, किसी की कोई बात नहीं तो आगे चलते हैं। सेल्फ हीलिंग भी करना चाहिए अपने आप को, मतलब हाँ, मेडिसिन जो एक विकल्प है वो सेल्फ हीलिंग की ओर भी, कि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा मदद की तरफ खोला जाए। वो तो है ही, पक्की बात है। जी। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब उससे बढ़िया तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। हाँ, एलोपैथी के पास मेडिसिन आपके को लिए ऑल्टरनेट। भाई एक तो इमीडिएट के अंदर सपोज आपके पेन है या आपके कोई इमरजेंसी है, तो भी जहां तक शल्य चिकित्सा की बात है एलोपैथी का एकाधिकार हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शल्य चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर रही है। और धीरे धीरे उनको जो ये है, आयुर्वेद को भी सर्जरी इसके अंदर आती है, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है ऐसा नहीं है।
और अब जिस तरीके की है, अब न कोई चीज मिलती, आयुर्वेद वाले के ऊपर कोई आप पूरा विश्वास कर नहीं सकते, क्योंकि जो रोग डॉक्टर के है उतना ही आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है, इनफैक्ट वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा। उसको तो यही नहीं पता ये घटक, ये छाल उसको दे दो तो ये है किस चीज की। अच्छे उस समय जो हो गए, उसके बाद आज जो है उनको तो डायरेक्टली नेचर से न तो जोड़ के कि ये जड़ी बूटी लगती किस तरीके से है, उसको कोई सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। और मात्रा व्यक्ति के हिसाब से अब देनी कितनी चाहिए इसका पता नहीं, किताब पढ़ के इंट्यूशन रही नहीं। यदि वो सच्चा भी है तो भी ये बहुत बड़ा फील्ड है, छोटा फील्ड नहीं है ये, बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। और यदि व्यक्ति में जैसे आप कह रहे हो सेल्फ हीलिंग अगर इतनी हो, जब तो कुछ भी, फिर तो समस्या की जड़ ही खत्म हो गई। आप अपने आप को, और सेल्फ हील से भी बढ़िया ये है कि भाई माँ का काम आप कर रहे हैं, आप एक सर्टेन चेतना के अंदर हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही आयाम है, वो समझाया नहीं जा सकता। जैसे कॉमर्शियल मेंटेलिटी वाले को समझाया नहीं जा सकता कि इसके कारण आपने विकास नहीं किया, आपने अवनति कर दी। ये उसको कैसे समझाओ कि ये रे पतन हो गया, यहां अपने को सही भोजन नहीं मिल रहा, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं ऑर्गेनिक बोल के। तो ये ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ये बातें आई कहां से? ये विकास के क्या क्या मानक हैं ये, कि भोजन है उसको भी आपको कहना पड़ेगा, और उसको कहने के बाद भी पता नहीं कि ये है भी या नहीं है। तो भैया हवा, अभी तो ऑर्गेनिक के नाम पर और बहुत ज्यादा घपला हो रहा है। हाँ तो आप ये देखिए, तो ये विकास कर लिया हमने। ये विकास कैसे हो सकता है? ये मानक तो नहीं हो सकते ना, कि हमने भोजन जैसी जो नेचुरली ग्रो कर रही है, नेचर जो हमको प्रदान कर रही है, उसको ये कर दिया, तो ये डेवलपमेंट का मानक कैसे हो सकता है? ये विकास का मानक नहीं हो सकता। ये बेसिक सी बात है, पर ये हम समझने, इसको एक्नॉलेज करने तैयार हैं क्या? और उसी ढर्रे के ऊपर और दूसरे करो भी ऑर्गेनिक, मैं तो मेरे खेत के अंदर यही वाली चीज करूंगा। वो बातें करेंगे, सारी चीजें करेंगे, गोष्ठियों में जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देंगे, उसके अंदर बड़ी ग्राफिक तरीके की आपको प्रस्तुतिकरण करेंगे। पर जब मेरी स्वयं की बात आएगी ना, ना ये नहीं। तो जब तक ह्यूमन ग्रीड इस तरीके की है, मेरे को तो यही वाला चाहिए, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, तब तक आप ये निश्चित कर रहे हैं कि ये चीजें वैसी ही रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, अब ये अपन आ गए अपने इसमें विभिन्न प्रकार के सुख, भावनात्मक सुख, इसके अंदर अपनी डिस्कशन की बात थी। ये अब एक एक से अपन ले लेंगे कि वो इसमें क्या समझते हैं। कि भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है, भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है, सौंदर्यात्मक से बौद्धिक उच्चतर है, बौद्धिक से नैतिक उच्चतर है, नैतिक से आध्यात्मिक उच्चतर है। तो सबसे निचली श्रेणी के ऊपर आता है शारीरिक सुख, उससे ऊपर भावनात्मक, उससे ऊपर सौंदर्यात्मक, उससे ऊपर बौद्धिक, उससे ऊपर नैतिक, और सर्वोच्च है आध्यात्मिक। अब इसका वर्गीकरण हम किस तरीके से, या इसका स्पष्टीकरण किस तरीके से, अब इंग्लिश के अंदर ये बोल रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेजर्स। इमोशनल प्लेजर इज हायर देन कॉर्पोरियल, उससे ऊपर एस्थेटिक, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर एथिकल, और फिर बाद में स्पिरिचुअल। ये है। तो इसमें अपन ने ये बात करी थी कि भी इसके आप उदाहरण दें कि किस तरीके से ये श्रेणीगत होता है, और कैसे हम व्यक्ति का जो है कि कितना डेवलपमेंट हो गया, वो कौन से वाले सुख के ऊपर सुख ले रहा है। डेवलपमेंट व्यक्ति का उसी परिमाण में है जितना गहरा सुख वो ले सकता है। पशु जो है वो शरीर या भावना कोई विशेष उतनी नहीं, पर हाँ जो कुछ आपके संपर्क में है, वो देखो आप प्रेम के लिए, और उनके अंदर मनुष्य जिस तरीके की बातें करता है वो उनके प्रेम में उतनी है भी नहीं, साफ सुथरा है, पर उससे ज्यादा नहीं कि एस्थेटिक उसके अंदर कोई ये सुरुचि हो, वो तो है नहीं।
उससे ऊपर के तो रेंजेस उसके लिए ओपन है भी नहीं। पर शारीरिक और रूडिमेंट्री जो भावनात्मक, अब शरीर के अंदर भी यदि उच्चतर आपके ये चीजें खुलती हैं तो शरीर के सुख में भी, भाई यदि सौंदर्यात्मक खुल गया तो शरीर में कैसे प्रवेश करेगा, बौद्धिक खुल गया आपके तो कैसे करेगा, या आपस में ये इंटरमिंगल कैसे करेंगे। ये कुछ जो है, जितना हम इसकी चर्चा करें उतना ये है छोटा सा, पर ये सारी की सारी चीज हमारा कितना कल्टीवेशन है वो इसके ऊपर निर्भर करेगा। भाई संस्कृति आप पूरी की पूरी ये देखिए कि सौंदर्यात्मक ग्रीक है, वो सौंदर्य के ऊपर सारी की सारी उन्होंने, वो सौंदर्य के ऊपर, और जो आपके रोमन है उन्होंने एथिक्स के ऊपर, तो इसलिए रोमन ज्यादा लंबे समय तक जिए, उनका साम्राज्य लंबा रहा, पर फिर भी सारे के सारे नष्ट हो गए। और एकमात्र जिन्होंने अपने आप को आध्यात्मिकता के ऊपर स्थापित किया वो आज भी वैसा का वैसा अक्षुण्ण बना हुआ है, वैसा का वैसा ही है। इसलिए श्री अरविंद ने इंडियन पॉलिटी के अंदर इस चीज को टैकल किया। पहले लोग ये कहते थे कि भारत ने एक सशक्त साम्राज्य स्थापित न करके गलती करी, नहीं तो आक्रांता आते कैसे। तो श्री अरविंद एकमात्र हैं जिन्होंने इसका उत्तर दिया कि उन्होंने उसकी जो वास्तव में भारत जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, भारत है क्या वास्तव में, क्योंकि कोई एकजुट राष्ट्रीयता का भाव था ही नहीं। यहां तो असंख्यों तरीके की चिंतन धाराएं, योग पद्धतियां, संस्कृतियां, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर संस्कृति इतनी बदल जाती है और सारे मुक्त रूप से, एकदम मुक्त रूप से फल रहे फूल रहे हैं। तो ये ऋषियों की जो प्रज्ञा है, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि इस तरीके का निरंकुश कोई एक छत्र, एक ऐसी चीज आ जाए जो इस सारी जो आपके डाइवर्सिटी है, जो अनंत डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर कोई भी कुछ गड़बड़ करे। और फिर श्री अरविंद कह रहे भी परिणाम से आप देखो ना उनके निर्णय को। परिणाम ये है कि और दूसरे जो सशक्त थे या जितने भी थे, उनका आज नामो निशान नहीं है। और ये अपने निर्णय के कारण कि इसकी कौन सी चीज है जो सबसे कीमती चीज है, उसको इसने बचाए रखा ऐसे समय में भी। और इसलिए आज ये वापस विजयशालिनी होके पूरे विश्व के ऊपर अपने प्रभाव को बढ़ा रही है। अगर हम ध्यान से देख पाए तो यही जिस तरीके की मानसिकता है वो एक अलग है, बाकी तो कहीं भी इसकी जो ग्रहणशीलता है, लोग इसको स्वीकार करने वाली बात है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। सारे इस ओर आशा से निहार रहे हैं। और आगे आने वाला समय तो ये ही, आपके चिकित्सा क्या होगी वो ये देगा, आपकी शिक्षा क्या होगी, आपके विचार क्या होगा, वो तो भारत ही प्रदान करेगा, और दूसरा कहां से कर देगा। उसकी बेचारे की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रेंजेज हैं, सुख आप किस में ले पा रहे हो। और जब तक आप ये उच्चतर जो आध्यात्मिक है उसमें आपकी पहुंच नहीं है, ये तो नीचे वाले तो फिर बाद में आपको ही, अभी तक वास्तव में ओपनिंग हुई ही नहीं आपके। आपका जो सच्चा वैभव है, सच्चा सुख है, वो तो अभी खुला ही नहीं आपका। इसमें अब ये चाह रहे हैं कि अब आप एक एक को, कि शारीरिक से भावनात्मक कैसे, ये यदि आप कुछ खोलें तो ठीक रहेगा। हाँ जी शब्या जी, इसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कल तो हम यही समझे थे भैया कि ध्यान की जो शारीरिक सुख है और भावनात्मक सुख है, तो जहाँ पर भावनाएं जुड़ जाती हैं वहां पर शारीरिक सुख की ओर लोग ध्यान नहीं देते। भी लोग भावना से जुड़ता है आदमी एक दूसरे से, तो हम जिसको, और भावनाएं उत्पन्न होती है हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर, या ब्लड रिलेशन पर, या व्यवहार पर, सब एक दूसरे से तो रिलेटेड है। यदि व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो आपका भावना बदल जाता है, और ये तो बदलने वाला चीज है। हम तो लाइफ में
यही देखे हैं कि कभी किसको बहुत ज्यादा मानते थे, प्यार करते थे, बहुत उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक व्यवहार ऐसा मन पलट देता है कि आदमी उसको देखने नहीं चाहता। फिर भी परिस्थिति बदलती है तो उस पर काम करते रहता है। तो ये तो भावना व्यवहार पर निर्भर करता है। और हमारा अपना ये अनुभव तो बोलता है कि वो ज्यादा प्रभावित करता है हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग पर। तुरंत व्यवहार बदल जाता है लाइकिंग डिसलाइकिंग पर। तो कई चीजें सब तो एक दूसरे से जुड़ा गुथा हुआ है। शायद माँ के लिए बच्चों को देखना, माँ जो दृष्टिकोण से बच्चों का सेवा करती है तो भावनात्मक ही दृष्टिकोण रहता है। बच्चा के लिए वो अपना तकलीफ तो नहीं देखते, कई कई रात जाग जाती है तो उसके लिए भी नींद जरूरी है। और हम अपने जीवन में हम भी देखे हैं कि घर में जब लोग बीमार पड़ते तो मेरा मुख्य काम होता था उसका परिचर्चा करना, देखना। तो उस समय तो कई कई रात जाग जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, और उसमें कभी तकलीफ भी महसूस नहीं होता था कि हाँ हम अभी ये कर रहे हैं। हाँ, पर इससे सौंदर्यात्मक किस तरीके से श्रेष्ठतर है? हमको इसमें है कि सौंदर्य बोध, सौंदर्य भी है, दृष्टि में भेद है। एक ही चीज कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये वो वाली बात नहीं कह रहे। हम्म, ये सौंदर्य बोध किसको कहें, ये एक अपनी, हाँ, ये आपको तो यदि याद अलग हो तो बात अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर है। विल्सन की और वो केशव की एक बातचीत थी, जिसके अंदर सौंदर्य को उन्होंने डिफाइन किया कि सौंदर्य वास्तव में क्या है। भाई सौंदर्य बोध, सौंदर्यात्मक, सुंदर किसको कहें कि ये चाहे लाभदायक तो मेरे को बहुत है, सुंदर बात नहीं है भाई, ये नहीं करूंगा मैं, हम्म, मेरे को फायदा इसके अंदर हो जाएगा पर ये सुंदर नहीं लगेगा। तो एक व्यक्ति हमेशा ही सुंदर असुंदर, कि यार ये हम्म, कोई कहने का तरीका हुआ, ये कोई व्यवहार का तरीका हुआ, ये कोई बातचीत का तरीका हुआ, उसमें वो सुंदर असुंदर इन चीजों की बातें, वो भी फिर आपके दायरे में आ जाती है, कंसिडरेशन के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसमें कोई क्लियर कट कुछ कह पाएगा क्या विवेक? आप इसको लाइन से कुछ कह सकते हो क्या? मैंने भी सोचा था इसके बारे में भैया, लेकिन वैसा कोई स्पष्ट मेरे पास उदाहरण नहीं आ पाया और इसको अलग अलग नहीं कर पाए। और हमारी बात है ये, हम्म। हमसे कोई अलग चीज है नहीं, हमारे ही हिस्से हैं ये। इसीलिए लेकिन जैसे ही आप देखो, जब फोकस करते हैं, यूं कितना भी पढ़ लेंगे हम सारी बातें, पर ये तो एक एक स्तर दर स्तर बता रहे हैं ये। इसमें कौन सी वाली चीज है, अगर ये हम क्लियरली नहीं समझते तो आध्यात्मिकता कहाँ? अरे भाई ये तो शरीर और भावना, इससे ऊपर यदि सौंदर्यात्मक की भी बात करें तो भी ये बड़ा मुश्किल है। देखो आप, इससे तो फिर बाद में अभी तो 3-4 श्रेणियां और ऊपर, और इसमें एक्चुअल जो वैरायटी है विश्व के अंदर, वो तो अनंत वैरायटी है। और व्यक्ति का आकलन आप इससे कर सकते हो कि उसका प्रवेश किसके अंदर है। हम्म, और लगभग आप ये देखेंगे कि आपका पहले दो को छोड़ के सौंदर्यात्मक के अंदर भी नहीं है, एस्थेटिक्स के अंदर भी नहीं है, बौद्धिक और ये नैतिक, ये तो बातें है ही नहीं। आध्यात्मिकता की तो कल्पना छोड़ दो, लगभग हमारा जो है शारीरिक और भावनात्मक, भावना भी लोअर, उसमें हम्म, भावावेग भी कोई उच्चतर आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट यहां भावनात्मक शब्द की बजाय इसको भावावेगात्मक करना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल बोल रहे हैं। हाँ इमोशन कोई इमोशनल, हाय। हाँ जी, हाँ इमोशनल, आपके पास कोई क्लियर कट उदाहरण है क्या इसका? इमोशनल का नहीं, इससे आगे का इमोशनल तो सारों को ही समझ में आ जाएगा, इसमें क्या बात है। सौंदर्यात्मक
यदि सब चीज सही जगह पर रहता है तो वहां जाने पर एक अच्छा ही सुकून का फील होता है। जैसे कहीं जाइए आप, सब चीज अस्त व्यस्त है, और कहीं जाइए और सब चीज परफेक्ट स्थान पर रखा हुआ है। एक ही रूम के अंदर हम ले तो देखते हैं कि वहां पर जाने पर आपको एक अच्छापन का फील होता है। हाँ, और जहाँ सब अस्त व्यस्तता दिखता है वहां पर उचित फील नहीं होता है। तो हाँ, पर इसको अरेंज कौन सी चीज को कैसे करेंगे, ये भी अलग अलग एक तरीके से है। जैसे श्री अरविंद के रूम में चीजें जिस हम्म तरीके से पड़ी रहती थी, किसी दूसरे हम्म व्यक्ति को ये लगेगा कि ये सही नहीं है। तो उसको माँ ने देखा कि भी ये कैसे हैं, तो उन्होंने पाया इसका अरेंजमेंट एक दूसरी इंटेलिजेंस के हिसाब से किया हुआ है। अब आपको हम्म वहां सौंदर्यात्मक न लग रहा होगा, किसी को कोई चीज के अंदर सौंदर्यात्मक नहीं लग रहा, किसी को किसमें नहीं लग रहा। अब आपको आपके भाई आप कह रहे हैं कहीं जाने से सुकून मिलता है। अब वो सुकून हम्म तो इसके ऊपर है कि आपकी अपब्रिंगिंग, जो आपका बचपन कैसे बीता, आप किन चीजों विचारों उसके अंदर आप कल्टीवेट हुए, ये इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आप सर्टेन जो है, यदि मीट कहीं है आपको पसंद नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं कि सुंदर नहीं है। और जिसके लिए वो शुरुआत ही उसने बचपन में वहां से करी, उसके लिए वो सुंदर असुंदर की कोई बात आ नहीं रही उसमें। काली है, वो नरसंहार कर रही है, जो गदगद हो हम्म उठता है उसके अंदर जगत जगत जननी उसको नजर आ जाती है, और दूसरा वो कहता है ये सुंदर नहीं है। तो आर्ट का जब विवेचन श्री अरविंद करते हैं, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं भारतीय कला जो है आपके इंद्रिय बोध को सबसे पहले सप्रेस कर देता है। उन डिटेल्स को जो ग्रीक्स के अंदर ऐसी निकल के आती हैं, उनके जो स्टैच्यूज देखोगे, उनकी जो चीजें देखोगे, एक एक नस नाड़ियां, हाथ टच किए हुए किसी स्किन को, तो स्किन के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है, वो कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता, वो इतना बढ़िया उसके ऊपर किया है। आप कह रहे इतना तो ह्यूमन फिगर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी की ये मूर्ति लग रही है। आहा, कितनी बढ़िया। पर उसके अंदर जिस चीज को उभार के लाया गया है, भारतीय जो कला है, उसके अंदर सोच समझ के जानबूझ के कहीं भी आपकी आंखें न अटक जाएं, तो उन डिटेल्स को जानबूझ के सप्रेस किया जाता है कि बिना वहां अटके सीधे आप मूल भाव पे कहां चले जा सकते हैं। यहाँ का संगीत है, कला है, भाई सौंदर्यात्मक कौन सी चीज है? कला, साहित्य, संगीत, ये सारी बातें तो। और यहाँ का जीवन, राष्ट्रीय जीवन। पर सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा किसके अंदर पाएंगे आप? कला के अंदर, संगीत के अंदर। और उनका तरीका आप जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो आपकी आंखों को और इनको टारगेट ही नहीं करते, वो टारगेट ही कोई दूसरी चीज को करते हैं। इसलिए ये समझना कि ये कर क्या रहा है सौंदर्यात्मक, आपका कल्टीवेशन कितना है। इसलिए ही तो मैंने कहा कि सौंदर्यात्मक भी तो अपने आप में, कहाँ हो आप, भारत में हो तो सौंदर्यात्मक अलग है, पश्चिम में हो तो उसको बेचारे को सेंस ही नहीं है कि यहाँ की सुंदरता क्या होती है। उसको यहाँ की सौंदर्य की कोई कल्पना तक नहीं है। वो सौंदर्य एक चीज कहेगा, यहाँ वाला दूसरी चीज कहेगा। यहाँ की सुंदरता कहीं और आपको एकदम पंख उड़ा के लेके चली जाती है। भाई वो ही वेद का विवेचन एक जना कह रहा है कैसा, कि कैसे ये बर्बर लोग थे, इनको कोई सेंस ही नहीं था। बताओ कैसी बातें कर रहे हैं। वहीं जब श्री अरविंद की लेखनी उसको टच करती है, तो ऋचा तो वो की वो है। तो चीज अपने आप में तो कोई उसको थोड़ी पलट दिया, वो तो विवेचन बदला है उसका। आप जो कह रहे हैं वो बात हो सकती है कि वो सही से प्लेसमेंट हो आजकल इस चीज को, कि चीजें कैसे रखी हैं, कैसे क्या हैं। पर यदि आपको थोड़ा डीपर सेंस, आप कह रहे हैं वहां सुकून मिलता है, सुकून बिल्कुल नहीं मिलता। सारी एकदम परफेक्टली जची है, कहीं कोई स्पॉटलेसली क्लीन है, सारी बातें हैं। पर यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ अंदर कल्चर है और वहां कोई डीपर वातावरण नहीं है, आपको खा जाएगा, वो कचोटने आएगा आपको, आपको दुर्गंध आएगी, अरे यार इससे ये क्या है। और वहीं ऐसा कोई भी एक, हाँ जी, ऐसा भी होता है। आप पर इसके उदाहरण वही दो आप। ऐसा तो होता है, सबके साथ ही होता है, जिसके साइकोलॉजी आंख नाक कान सब सबके साथ ही होता है, कोई ये थोड़ी है। इसके सीधे उदाहरण ये आने चाहिए ना, आप क्लियर उदाहरण दो इसके।
सौंदर्यात्मक का एक एग्जाम्पल हो सकता है नेचर। नेचर से हाँ। ज्यादा कोई सौंदर्य चीज नहीं है। जैसे हाँ। हम हिल स्टेशंस वगैरह पर जाते हैं, नेचर वॉक करते हैं, फॉरेस्ट में हम्म। वॉक कर रहे हैं, हम्म। जब यहाँ जो हम सुकून पा रहे हैं वो सौंदर्य से ही हमें अच्छा लग रहा है। नेचर हाँ, के साथ जितना अट्यून होते हैं, माउंटेन्स, सनराइज, सनसेट। वो एस्थेटिक्स नहीं है, उसको एस्थेटिक्स नहीं बोलते। वो तो आपके इंद्रियों के माध्यम से, अब उसके अंदर भी कितने एक लोग ले पाते हैं। उसके अंदर जितना इन्होंने दूषित कर दिया अपने हिल स्टेशंस को, और किस चीज को, वो कोई सौंदर्य के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वो तो पहले दो के अंदर ही रुक रहे हैं। आप थोड़ा विवेचन कीजिए इसका। शारीरिक सुख, आपका कामनात्मक सुख, कोई अकेला व्यक्ति जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, वो एक अलग है। पर उसके अलावा आप देखो कोई हिल स्टेशंस के ऊपर गए हैं, वो तो कपल्स जा रहे हैं, कोई मित्र मंडली जा रही है, कोई कोई जा रहा है। सुंदरता कुछ नहीं, उसके अंदर यहां आके अपने मौज मस्ती कर रहे हैं। तो शारीरिक और उसके अंदर इमोशनल भी कोई विशेष इतना नहीं है। सौंदर्यात्मक जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये तो एस्थेटिक, ये तो बुद्धि की चीज है। आंखों के द्वारा आप में प्रवेश करे, ये तो पेंटिंग हो गई। स्कल्पचर है वो और सूक्ष्म हो गया। पेंटिंग का विवेचन कितना कर सकते हैं कोई? श्री अरविंद ने बुद्ध की एक पेंटिंग है, उसका विवेचन किया है। उस विवेचन को देखो आप, वो क्या कर रही है। अब देखो, मैं आपको अगर इसमें है जब, तो मैं ये बड़ा अच्छा प्रसंग आ गया। बाकी ये जो ब्यूटी आप जो कह रहे हो, वो उसकी बात नहीं चल रही, वो नहीं है। एक सेकंड रुकिए। अब इसको क्या कहेंगे जो एस्थेटिक्स की बात है? आपके पास ये फोटो प्रिंटेड भी है, ये है पेज 446 के बाद। जिनके पास हाथ के नीचे है वो इसको देख सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे पास स्क्रीन पे होगी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। इस पूरे कोटेशन को, या ये जो पूरा पैसेज है, इसको तो अपन कितना क्या खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। पर क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट्स आते जा रहे हैं, हम तो पहले तो इनको एलेबोरेट करते हैं, फिर ये यथा स्थान, ये इतना छोटा फील्ड नहीं है। ये जब जब चर्चा इसकी हम करते रहेंगे, उतना ही जैसे ये खुलता जाता है, आप ये पाएंगे कि ये श्री अरविंद ने तो समाहित कर दिया पूरे विश्व को इसके अंदर। पूरे विश्व को, आप इसको सोच रहे हैं हमने आध्यात्मिक बोल दिया तो आध्यात्मिक हो गया, बौद्धिक बोल दिया बौद्धिक हो गया। मैं ये कह रहा हूं हम तीसरी स्टेज तक ही नहीं जा रहे, इसमें सौंदर्यात्मक तक ही नहीं जा रहे मुश्किल से। हम तो शारीरिक सुख, या उससे कुछ उसमें मिला जुला भावनात्मक, इससे ऊपर ही आप देखोगे। जिसको नेचर की बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो आपको कैसी जगह ले जाओ आप तकलीफ पाएंगे। और वहीं आपके अंदर यदि वो चीज है, तो सौंदर्य आप वहां इकट्ठा कर लेंगे। श्री अरविंद कौन सा कोई वहां घूम के आ रहे थे, एक रूम में ही तो थे वो। दूसरा तो कह देगा ओहो व्हाट ए वेस्ट। और जो कि उन्होंने क्या यहाँ दिव्य जीवन का सपना जो है उसको यहाँ स्थापित कर दिया। वो कोई उसमें नेचर से कनेक्ट करना, ये आजकल की प्रचलित बातें बातें हैं। ये धीरे धीरे आप भीतर जाओगे तो ये सौंदर्य तो आपके भीतर है। भाई जिन्होंने राम जी के बारे में लिखा, वो राम जी के समय में भी नहीं हुए। तुलसीदास जी कोई उस समय थोड़ी हुए हैं। और ये भी आपको पता है कि जो ये संवाद कर रहे हैं, ये कोई अंदर जाके अंतरंग, भाई दो बैठे हैं, राम और सीता आपस में क्या बात कर रहे हैं, कोई भी कवि जाके कैसे सुन के आ सकता है? आप कितना ऑथेंटिकली उसको, अरे कि ये लिखा है ना इसके अंदर। तो
तो यदि आपकी इन चीजों में सुरुचि है, इसका मतलब आप कल्टिवेटेड है, नहीं तो क्या सौंदर्य। ये मैं आपसे देखो ये शेयर करता हूँ, ये बड़ा ये तो ऐसा वार्तालाप तो हर कोई के अंदर होता रहता है। आपके सामने कोई नहीं है, लेकिन आप उससे वार्तालाप करते रहते हैं अपने आप में कि आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहा है, फिर आप क्या बोल रहे हो। ऐसा वार्तालाप तो सेल्फ टॉकिंग चलता ही रहता है आदमी के अंदर। हाँ, वो तो यंत्रवत चलता ही है, उसमें बात ही क्या, उसमें उससे कोई हमने अच्छी चीज निकलते तो देख ही नहीं कि उससे कोई बढ़िया चीज निकल के आ गई हो। वो तो यंत्रवत चलती रहती है चीजें, उससे इसका क्या संबंध है। मैं तो आपके साथ ये शेयर करता हूं यदि मिल जाता है तो मेरे को, आपके पास प्रिंटेड बुक होगी ना साथ में, हाथ में आपके, जो पहला वॉल्यूम है अंग्रेजी का, ये पेज है 446। हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है भैया? नहीं नहीं, वो नहीं, फोटो आपके हाथ में है या नहीं है? फोटो तो नहीं है अभी। आपके पास प्रिंटेड वॉल्यूम होना चाहिए ना। वो अजंता वाली हाँ गौतम बुद्ध की जो हाँ लेटी हाँ वाली फोटो है वही हाँ ना? हाँ हाँ। तो गूगल पे भी अवेलेबल है। अभी हालांकि मेरे पास ये, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर तो मेरे को है जरूर मेरे पास, पर अभी तुरंत में मिल नहीं रही। ये अब मैं आपको इसका वर्णन पढ़ के, आप इसको देखिए, इसमें जो सौंदर्यात्मक है या आध्यात्मिक है, ये सारे क्या क्या मिल रहे हैं, वो आप देखते जाइए। ये पिक्चर तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। हाँ। इसका विवेचन श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको ध्यान के अंदर लेके चला जाता है। अब आपके कुछ जो प्रश्न होंगे, सौंदर्यात्मक है क्या, आध्यात्मिक क्या है, किस चीज से आर्ट, और आर्ट कर क्या रही है, आंखों के माध्यम से, इसके माध्यम से। तो अब इसके अंदर ये देखिए, अडोरेशन ग्रुप एंड अजंता मास्टरपीस, अजंता का एक मास्टरपीस है। और एक्चुअल में आप ये देखें, डॉक्यूमेंट्री अगर अभी आप देखते हैं अजंता की, तो बड़ी तकलीफ मन में ये होती है कि इसका प्लास्टर उतर रहा है। ये जो जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इसके प्लास्टर धीरे 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 धीरे, वो जब वो प्रिंट हुई थी उससे आज यदि देखेंगे तो बिल्कुल एक उससे ज्यादा धुंधली हो चुकी है। अच्छा, इफ वी लुक लॉन्ग फॉर एन एग्जाम्पल एट द एडोरेशन ग्रुप ऑफ द मदर एंड चाइल्ड बिफोर द बुद्ध, आप तो खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करके, कल मैं आपको, कल तो नहीं होगी, 27, 28, 29, 30, ये 4 दिन नहीं होगी। तो आगे भी मैं आपको 31 को, ये जो है
देख सकते हैं अपन 31 को या 1 को, जैसे भी बनता है, पर मैं आपसे दोबारा ये शेयर करूंगा क्योंकि ये समझने की बात है। आपके पास, सबके पास जब तक क्लियर कट इसके उदाहरण नहीं होंगे, हम इसको छोड़ के आगे नहीं जाने वाले। कि ये शारीरिक है, ये इमोशनल है, फिर बाद में ये नैतिक है, भावनात्मक है, सौंदर्यात्मक है। आप इसका गहन मंथन कीजिए और उसी कड़ी में मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। If we look long for an example at the adoration group of the mother and child before the Buddha, बुद्ध के समक्ष माँ और बेटे को जब आप देखते हो, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड, टेंडर एंड नोबल ऑफ द अजंता मास्टरपीसेस, अजंता की अत्युत्कृष्ट जो कृतियां हैं, उसका मोस्ट प्रोफाउंड, टेंडर, सुकुमार, नोबल, उत्कृष्ट कोई मास्टरपीस है तो उसके अंदर ये है, श्री अरविंद कह रहे हैं। और इनका प्रवेश देखिए आप, कौन सा ऐसा फील्ड, नहीं तो व्यक्ति जाता है घूम के आ जाता है और कहां। खैर, इन्होंने आर्ट के विषय में बड़ा डीपली स्टडी करी है। We shall find that the impression of intense religious feeling of adoration there is only the most outward general touch in the ensemble of the emotion. इसमें जो भावावेग व्यक्त किया गया है, ये मैं आपसे अभी तो प्रिंटेड आपके पास होगी तो ही आपको पूरा मजा आएगा, क्योंकि ये उसका रेजोल्यूशन अभी तो जो आप देख रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं आ रहा। एनी हाउ, पर जो पूरी जो चीज है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इमोशन के जनरल टच के अंदर वो तो रिलीजियस जो फीलिंग, भावावेग, क्योंकि रिलीजियस फीलिंग के अंदर यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर बुद्ध सामने खड़े हैं, माँ और बेटे जो नीचे हैं, अडोरेशन की मुद्रा के अंदर, भाव उनका उनके प्रति। तो हम ये पाएंगे इसमें इंटेंस रिलीजियस जो फीलिंग ऑफ अडोरेशन, वो तो खाली एक जनरल टच है इमोशन का, जो एक सामान्य व्यक्ति को इसके अंदर नजर आता है। वो तो मोस्ट आउटवर्ड जनरल टच इन द एनसेम्बल ऑफ द इमोशन, इमोशन का एनसेम्बल है। एनसेम्बल आप जानते हो, म्यूजिकल एनसेम्बल जो होता है उसके अंदर कितने साज, कितनी सारी चीजें। तो वैसे ही इसके अंदर कितने लोगों ने इसका विवेचन किया होगा, उस पूरे एनसेम्बल ऑफ इमोशन के अंदर खाली एक मोस्ट आउटवर्ड जनरल टच है, जिसको आप इंटेंस रिलीजियस फीलिंग कहते हैं। मतलब ये इसका विवेचन देखिए आप कहां लेके जा रहा है। यदि आप इसको देख पाए, आपको बहुत प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में लेके जा सकता है ये निश्चित। दैट विच इट डीपन्स टू, और धीरे धीरे ये भाव गहरा होके कहां चला जाता है, इज द टर्निंग ऑफ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी इन लव टू द बेनिग्नेंट एंड calm ineffable which has been made sensible and human to us in the universal compassion of the Buddha. ये पेंटिंग प्रयास किस चीज का कर रही है? सोल ऑफ ह्यूमैनिटी इन लव टू द बेनिग्नेंट काम इनएफेबल, शांत, इनएफेबल, अनिर्वचनीय। परमात्मा को आप कैसे, आप शब्दों में नहीं ला सकते, उसकी फिगर नहीं बना सकते, पर मानव का उसके प्रति प्रेम है, तो मैं उसकी फिगर कैसे बनाऊं? मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, मैं उसकी फिगर बनाना चाहता हूं। तो इस भाव ने अपने आप को सेंसिबल बना दिया, मेड इटसेल्फ सेंसिबल एंड ह्यूमन टू अस, हमारे लिए इंद्रिय गम्य बना दिया और ह्यूमन बना दिया। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट खाली ये प्रकाश है, खाली कोई नूर है, या कोई हवा है, ये वायु है, ये इंद्र है, ये अग्नि है, तो हमारे लिए कोई वो ह्यूमन नहीं है। सेंसिबल होने के बावजूद भी, इंद्रिय गोचर तो है, सेंस तो आप कर सकते हो वायु को या अग्नि को, तो ह्यूमन फिगर नहीं है। आप उससे आलिंगन नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। यहां परमात्मा को जो है इनएफेबल, अनिर्वचनीय, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, उसको आपके लिए सेंसिबल और ह्यूमन बना दिया। किसमें? इन द यूनिवर्सल कंपैशन ऑफ द बुद्ध, बुद्ध की जो वैश्विक कंपैशन है। अब ये एक ऐसा विचार है जो हम अभी बात कर रहे थे आपकी, बौद्धिक और नैतिक, इसमें सौंदर्यात्मक और आध्यात्मिक सारों का ही उन्मुक्त प्ले हो गया है, खोल दिया।
और पूरा अनंत आकाश दे दिया कि कितना चाहो उतना उड़ जाओ इसके अंदर। एंड द मोटिव ऑफ द सोल मोमेंट एंड द मोटिव ऑफ द सोल मोमेंट द पेंटिंग इंटरप्रेट्स। और ये पेंटिंग किस चीज को इंटरप्रेट कर रही है, विवेचन किस चीज का कर रही है? सोल मोमेंट का, आत्मिक आपके क्षण है। तो यूं ही वो बुद्ध खड़े होंगे और वो यशोधरा और वो जो है वो बैठी होंगी वहां, ऐसे थोड़ी कोई। इज द डेडिकेशन ऑफ द अवेकनिंग माइंड। अब इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ये, अब आप ध्यान से देखिए इसको। अवेकनिंग माइंड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के रूप में वास्तव में क्या है? अवेकनिंग माइंड है, उसका डेडिकेशन, डेडिकेशन उसका समर्पण, ऑफ द अवेकनिंग माइंड ऑफ द चाइल्ड, द कमिंग यंगर ह्यूमैनिटी। जो अभी यंगर ह्यूमैनिटी है उसका आगमन है, वो अवेकन हो रहा है उसका माइंड, और डेडिकेट कर रहा है कोई ऐसी यूनिवर्सल कंपैशन जिसका मानवीय प्रतिरूप है बुद्ध। और ये प्रतिरूप किस चीज का है? काम इनएफेबल, जो कल्याणकारी और जो नीरव शांत इनएफेबल है, उसको कैसे आप बोधगम्य बनाए मनुष्य के लिए? तो बुद्ध की प्रतिमा में बना दिया। और ये बच्चा क्या कर रहा है? अवेकनिंग माइंड ऑफ द चाइल्ड, द कमिंग यंगर ह्यूमैनिटी, टू दैट in which already the soul of the mother has learned to find and fix its spiritual joy। तो माँ और बेटे का दोनों का साथ में है। माँ ऑलरेडी सीख चुकी है और अपना स्पिरिचुअल जॉय किसके अंदर मेरे को फिक्स करना है ये वो पा चुकी है और उसको वहां से लाना सीख चुकी है। बच्चा अभी सीखा नहीं, तो इसलिए उसने अपने हाथ, बच्चे के हाथ माँ के हाथों में हैं, वो उसको सिखा रहे हैं। अभी माएँ क्या सिखा रही है, अभी पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं? कोई डेडिकेशन कौन सिखा रहा है? यहाँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जनरेशन की बात नहीं है कोई, आपके अंदर जो भीतर और जो यंगर जो आपके अंदर पार्ट है, अवेकनिंग आपका जो माइंड है, आपकी आत्मा ने तो रस लेना सीख लिया, पर और दूसरे भाग है वो तो रस नहीं ले पा रहे। तो ये अलग अलग स्तर के ऊपर आप इसका विवेचन कर सकते हैं। तो soul of the mother has learned to find and fix its spiritual joy। the eyes, brows, eyes, आंखें। इसीलिए मैं ये कह रहा था क्योंकि आपको वो डिटेल नजर नहीं आ रही, प्रिंटेड होगी तो आपको, प्रिंटेड के अंदर भी बड़ी मुश्किल है, पर फिर भी आंखें, brows, lips, face, poise of the head of the woman are filled with this spiritual emotion। इस आध्यात्मिक इमोशन से भरे हैं उसके। अब यूं इसमें दिख ही नहीं रहा, और आप वहां जाओ तो वहां तो और भी अब जिस तरीके की कंडीशन है, वो तो आप कहां से ये सारी चीजें लेके आओ उन रंगों के अंदर से। और कहने तो आप ये कहो आप पेंटिंग क्या आपके जो मन में है वो भर रहे हैं आप, पर श्री अरविंद तो ऐसा नहीं कर रहे, वो तो उसके अंदर से लेके आ रहे हैं, उस पेंटिंग के अंदर से। आर फिल्ड विद दिस स्पिरिचुअल इमोशन विच इज ए कंटिन्यूड मेमोरी एंड पोजेशन ऑफ द साइकिकल रिलीज। आपकी अंतरात्मिक आपको रिलीज मिलती है मां के चरणों में जाके, वो जब आपको मिल जाती है वो चीज, उसका पोजेशन आपके पास है, उसकी कंटिन्यूड मेमोरी कि अरे मेरे को मिला था, पायो जी मैं तो गुरु चरणों में विश्राम। ये भाव इसको आ गया माता को, तो इसके आंखें, भौहें, लिप्स, फेस, पोइज ऑफ द हेड, ये सारे इस स्पिरिचुअल इमोशन से फिल्ड हैं, भरे हैं। और वो इमोशन किस चीज का? इज ए कंटिन्यूड मेमोरी, निरंतर है वो याददाश्त, एंड पोजेशन ऑफ द साइकिकल रिलीज। रिलीज, हमको रिलीज नहीं महसूस हो रहा, सारे काम कर ले रहे हैं, ये कि कहीं विश्राम, अरे यहां आके ठहराव आया। द स्टेडी सेटल्ड काम ऑफ द हार्ट्स एक्सपीरियंस, सेटल्ड काम है हार्ट के एक्सपीरियंस का, फिल्ड with an ineffable tenderness, the familiar depths which are yet moved with the wonder and always farther appeal of something that is infinite, the body
and other limbs are grave masses of this emotion. पूरा शरीर और दूसरे अंग प्रत्यंग जो हैं इसी भाव के ग्रेव मासेज, एज इफ इसी भाव को प्रतिध्वनित कर रहे हो, वो सारे के सारे इसी के अंदर पगे हों सारे, थ्रू एंड थ्रू। अब यूं तो हाथ जैसा हाथ दिख रहा होगा या आंखों जैसी आंखें दिख रही होगी, आप कितनी नेचर में क्या जा सकते हैं, क्या ब्यूटी है उसमें। वही ये पेंटिंग आप कितना भी देखो, कितनी गहराई में, आप सीधे इनएफेबल तक जा सकते हैं। इस बुद्ध की प्रतिमा के माध्यम से सीधे वहां जा सकते हैं। एक पेंटिंग ये कर सकती है, नहीं तो विश्व की सारी जिनको आप सुंदर स्थान कहो वहां जाओ, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। हाँ, इसलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरीके की हम माहौल में अब वर्तमान में रह रहे हैं, उससे तो कहीं भी चले जाएं वो हमको रिलीज ही महसूस होता है कि कहीं चले जाओ भाई, होटल में ही चले जाओ तुम, तो इससे तो पिंड छूटे कम से कम। इसलिए आजकल ये टूरिज्म, एक बस है वो आपको लेके घूमती रहेगी जी, माता जी पिताजी को भेज देते हैं, उसमें कहे कि बहुत आध्यात्मिक हो गए रहे, कोई आध्यात्मिकता वगैरह कुछ नहीं है। तो masses of this emotion and in their poise a basic embodiment of it, while the hands, और हाथ की मुद्रा क्या है, prolong it in the dedicative putting forward of her child to meet the eternal। माँ बच्चे को आगे कर रही है, लो इटर्नल के सामने उसको प्रस्तुत कर रही है, डेडिकेट कर रही है। माँ मतलब अंतरात्मा इसके अंदर अपना रिलीज पाना सीख गई है, जो जो आगमन है हो रहा है, जो नई मानसिकता का, उसको उस इनएफेबल के सामने डेडिकेट कर रही है। ये तो साधना है हमारी, जो हमारे और जो पार्ट्स हैं उनको डेडिकेट कर रहे हैं। दिस कॉन्टैक्ट ऑफ द ह्यूमन एंड इटर्नल is repeated in the smaller figure with a subtly and strongly indicated variation। वेरिएशन है माँ के और बच्चे के में, थोड़ा सा सटली एंड स्ट्रॉन्गली इंडिकेटेड वेरिएशन, सूक्ष्म रूप से बैठे दोनों ही हैं। द ग्लैड एंड चाइल्ड लाइक स्माइल ऑफ अवेकनिंग, बच्चे के क्या है, ग्लैड प्रसन्नचित, एंड चाइल्ड लाइक बालवत, स्माइल ऑफ अवेकनिंग which promises but not yet possesses the depths that are to come। अभी उन गहराइयों का आशा तो देती है, हाँ मैं पालूंगा, पर अभी आयत्त नहीं करी है। The hands disposed to receive and keep the body in its looser curves and waves, harmonizing with that significance। The two have forgotten themselves, ये दोनों अपने आप को भूल गए हैं, and seem almost to forget or confound each other in that which they adore and contemplate। जिस चीज को वो अडोर करते हैं, जिस चीज को वो कॉन्टम्पलेट करते हैं, उसके अंदर अपने आप को भूल गए हैं। एंड येट द डेडिकेटिंग हैंड्स यूनाइट मदर एंड चाइल्ड इन द कॉमन एक्ट एंड फीलिंग बाय देयर साइमल्टेनियस जेस्चर ऑफ मैटरनल पोजेशन एंड स्पिरिचुअल गिविंग। इसके अंदर मातृवत जो पोजेशन है वो भाव भी है, अधिकार के साथ, अरे मेरा है, और स्पिरिचुअल गिविंग वो दान का आनंद भी है। ये सारे खुल सकते हैं। कहां ये इमोशन? The two figures have at each point the same rhythm, but with a significant difference। रिद्म एक जैसी है, बहाव दोनों की एक जैसी, पर उनमें बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है। क्या? द सिंप्लिसिटी इन द ग्रेटनेस एंड पावर, माँ के अंदर द फुलनेस ऑफ एक्सप्रेशन गेन्ड बाय रिजर्व एंड सप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, विच वी फाइंड हियर इज द परफेक्ट मेथड ऑफ द क्लासिकल आर्ट ऑफ इंडिया। इसमें ये कि पत्नी पागल हो रही है, बाल बिखेर रखे हैं, इसमें हम ये कहें ओहो इमोशनल कितना जबरदस्त है, आप ये कहें यार ये क्या एक्सप्रेशन है, उसकी बजाय अब ये जो एक एक्सप्रेशन है इसमें काम एंड कंपोज्ड, सिंप्लिसिटी इन द ग्रेटनेस एंड पावर, जो इसमें शक्ति है। आप कितना भी रोता बिलखता ग्राफिक जिस तरीके की आजकल पिक्चर्स बनाते हैं, वो कितनी भी बना लो, आपको उत्तेजना कर देंगी। आजकल जितनी भी प्रचलन में है आपको उत्तेजित कर देंगी, व्यथित कर देंगी, परेशान कर देंगी, डीप नहीं लेके जाएंगी। आप कोई भी चीज का टेस्ट इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये वी फाइंड हियर इज द परफेक्ट मेथड ऑफ द क्लासिकल आर्ट ऑफ इंडिया। ये तो एक है। ऐसी श्री अरविंद का आप देखिए कि वो आपको कैसी ध्यानस्थ अवस्था के अंदर लेके जा सकता है। निश्चित
आप उस फोटो को और उसके विवेचन को हम दोबारा इसको देख पाएंगे। आपके हाथ में रखा कीजिए ये। अब इस परिप्रेक्ष्य में अब ये कुछ समझो, ये क्या कह रहे हैं? भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर, भावनात्मक से सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। कहाँ एस्थेटिक? कोई लेना देना ही नहीं है एस्थेटिक्स का। अब कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें रविकांत जी? कि अभी तो हमने खोलना ही शुरू नहीं किया इसको, अभी तो खाली हम उन शब्दों के अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये सेंटेंस बना है। विवेक, अभी वक्त लगेगा। बहुत गहराई के अंदर है ये फोटो को देख के, और इसके साथ इसका जो हिंदी का वर्णन है इनफैक्ट अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी है ये। जो पिंक कलर वाली पुस्तक है अपनी, जिसपे नटराज की प्रतिमा है, उसके अंदर ये फोटो है और इसका हिंदी वहां आपको मिल जाएगा। आप तो इसके ऊपर थोड़ा एकाग्रचित हो, और आपकी जो ये लेयर्स हैं कि खाली शारीरिक सुख क्या हुआ, आपका ये भावावेगात्मक क्या हुआ, एस्थेटिक क्या हुआ, बौद्धिक क्या हुआ, इनके विषय में धीरे धीरे, और ये सारों से नेक्स्ट क्लास अपन शुरू करेंगे। मैं इसमें आगे जाने के उसमें नहीं हूं, क्योंकि जल्दबाजी करने से फायदा नहीं है। अब आप कुछ एस्थेटिक्स को या इसको समझ पा रहे हैं क्या देविका जी? इसमें जो अब ये देखिए, ये तो बात ही कुछ और है, ये तो आपको कहीं के कहीं लेके चली जाती है। ये तो बहुत डीप अध्ययन करने वाली बात है। ये तो ध्यान में, सीधे ध्यान में चले जाने की बात है। हाँ जी। ये तो भारतीय कला जितनी भी थी, चाहे संगीत है, कला है, कुछ भी है, जब आप धीरे धीरे, हम जब ये 20वें में आएंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो अपन 17वां कर रहे हैं, पर इसके माध्यम से धीरे धीरे मैं ये साथ में क्यों आपको कुछ ऐसी चीजें देता जा रहा हूं कि जब हम वहां आए तो हम तैयार मिलें इस चीज के लिए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, पर मैं आपसे ये सारों से इसके विषय में चाहूंगा कि आप अपने उदाहरण, आपकी चीजें, आप कितनी भी उड़ान भरेंगे वो हमेशा ही उससे आगे और संभावनाएं रहेंगी। तो आप ये ना मान लें कि आज के उदाहरण ही अल्टीमेट हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। ये फिर भी आपके पास जो हाई रेजोल्यूशन का फोटो है वो भेज दीजिएगा ग्रुप में। अगर होगी तो मेरे को देखनी पड़ेगी, डेफिनेटली मैं चाहूंगा, अदरवाइज तो प्रिंटेड है ही आपके पास। आपके पास दोनों ही पुस्तक है, अंग्रेजी का तो सेट है और हिंदी के अंदर भारतीय संस्कृति की पुस्तक है, आपके पास ये दोनों हैं। और देविका जी के पास भी वो इंग्लिश की है, ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, उसमें भी प्रिंटेड है, तो 2 जगह प्रिंटेड है ये। आप उसको साथ में रखिए और इस विवेचन को बार बार इसके साथ, जब तक आप स्वयं ध्यान में नहीं पहुंच जाएं, आप करते रहिए। इसमें क्या बात है, ये तो इतनी जबरदस्त चीज है। जय ठीक श्री। है। जय श्री। जय श्री राम। जय श्री